जय हिंद दोस्तों। बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस डेली करंट अफेयर में हम देखने वाले हैं 28 अगस्त 2020 के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है DGNCC मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है ना, ये क्या है हम लोग समझते हैं। तो देखिए, हमारे देश में जो एनसीसी है, एनसीसी इस समय कोविड सिचुएशन में बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है, क्योंकि एनसीसी के जो भी कैडेट्स हैं, इनका जितना भी ट्रेनिंग है वो एक्चुअल में फिजिकल इंटरेक्शंस के द्वारा ही होता है। जितनी भी इनकी ट्रेनिंग है, जितना भी इनका वर्क प्रोफाइल है, वो सारा फिजिकल इंटरेक्शन पर ही डिपेंडेंट है। और क्योंकि कोविड 19 है, इसीलिए इनके सारे जो फिजिकल इंटरेक्शंस हैं उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, वो जो है वो बंद है। इसीलिए इनको जो ट्रेनिंग है इनकी जो है वो रुकी हुई है। इसीलिए हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इस समय, मिस्टर राजनाथ सिंह, इन्होंने अभी एक मोबाइल ट्रेनिंग ऐप को लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है DGNCC। ये एनसीसी कैडेट के लिए लॉन्च की गई है। ठीक है ना, क्या करेंगे इससे? इससे हमारे जो एनसीसी कैडेट हैं उनको कुछ ऑनलाइन ट्रेनिंग हम लोग पोर्टल देंगे, जो ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशंस हैं वो उनको प्रोवाइड कराएंगे, ताकि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कुछ हद तक खत्म हो पाए। ठीक है ना, जितना भी डिजिटल लर्निंग उनका हो सकता है, जो भी उनके लिए यूजफुल है इस समय, तो वो सारा डिजिटल लर्निंग जो है वो इस एप्लीकेशन के थ्रू उनको हम प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो एप्लीकेशन का नाम ध्यान रखना है, DGNCC। ठीक है, इस एप्लीकेशन के थ्रू जितने भी हमारे एनसीसी कैडेट हैं उनको काफी कुछ मिलने वाला है। उनको जितना भी उनका इंटायर ट्रेनिंग मटेरियल है, जितना भी उनका सिलेबस है, जितना भी उनका प्रोसेस ट्रेनिंग वीडियोस हैं, या उनके जो क्वेश्चंस हैं, वो सारे सॉल्व होने वाले हैं इस एक ट्रेनिंग ऐप पर, यानी एक प्लेटफॉर्म पर। ठीक है ना, इसमें एक ऑप्शन हमने क्वेरी का भी रखा है। तो अगर कोई कैडेट को कोई क्वेरी रहती है या कभी कोई उसके सामने प्रॉब्लम आती है, तो वो यहाँ पे क्वेरी ऑप्शन को सिलेक्ट करके क्वेरी भी अपनी कर सकता है, और वहां से भी अपने जितने भी उसके प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी उसके क्वेरी हैं, वो उनको सॉल्व कर सकता है। ठीक है ना, तो सीधी सी बात है, पॉजिटिव स्टेप है एक टुवर्ड द ऑटोमेशन ऑफ एनसीसी ट्रेनिंग, यानी जो हमारा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम चल रहा है उसकी तरफ भी देखें तो एक पॉजिटिव इफेक्ट है ये। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने एक विजन दिया है डिजिटल इंडिया का, सब कुछ डिजिटल होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी एक पॉजिटिव स्टेप है ये, जहां पे हमें इजी एक्सेस मिल रहा है सभी ट्रेनिंग मटेरियल के लिए। तो ये एक अच्छी न्यूज है, आपको ध्यान रखनी है। एप्लीकेशन का नाम ध्यान रखना है, DGNCC, लॉन्च बाय मिस्टर राजनाथ सिंह फॉर एनसीसी कैडेट। एनसीसी का नाम आया है तो जरूर पढ़ेंगे एनसीसी के बारे में। एनसीसी क्या है? एनसीसी हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनका एक यूथ विंग है। एक्चुअल में अगर देखें तो कंट्री का एक रिजर्व फोर्स है। ठीक है, इन फ्यूचर अगर कभी भी एक ऐसी रिक्वायरमेंट आती है, कभी कोई ऐसी सिचुएशन बनती है कि हमको कुछ ट्रेंड सोल्जर्स चाहिए होंगे, तो हमारे पास एनसीसी का एक बड़ा ग्राउंड है, एनसीसी की बड़ी एक नंबर है जो उस सिचुएशन में कंट्री के लिए अपने को सर्व कर सकते हैं, उनका अपनी सेवाएं दे सकते हैं। तो ऐसा एक रिजर्व फोर्स है हमारे देश में, जिसमें जितने भी हाई स्कूल्स हैं, जितने हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, यहाँ से सारे स्टूडेंट जो हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं, यहाँ से वो ट्रेनिंग लेते हैं अलग अलग माध्यमों के द्वारा। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जो है कि इस समय एनसीसी के डायरेक्टर जनरल कौन है, उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा, आपको ध्यान रखना है। एनसीसी का मोटो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, कई बार पहले भी साल में एग्जाम में आ चुका है। यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ये आपको याद रखना है, ये है एनसीसी का मोटो। अगर इसकी फाउंडेशन पूछेंगे तो 16 अप्रैल 1948 को ये फाउंड हुआ था। हेडक्वार्टर इसका कहां पे है? न्यू दिल्ली में है। तो ऐसी एक कुछ न्यूज आपको यहां से याद रखनी है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अगली हमारी न्यूज है इसरो और वासुद के बारे में। क्या है ये इसरो और वासु, समझते हैं पहले। इसरो को बच्चा बच्चा जानता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ये इंडिया का। और जो वासुद है इसकी फुल फॉर्म आप समझ लीजिए, ये वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है। उड़ीसा में बुरला एक जगह है, वहां पे यूनिवर्सिटी है। अब हुआ क्या है, नई न्यूज। इसरो और वासुद ने मिलकर क्या करा है, एक सेंटर बनाया है जिसको हमने बोला है स्पेस इनोवेशन कम इंक्यूबेशन सेंटर, यानी शॉर्ट फॉर्म में वासिक इसको बोला है। ठीक है, ये इन्होंने फाउंड आउट किया है। ठीक है, क्यों किया है? वासुद के साथ एक पॉइंट अभी आपको याद रखना है। वासुद ने अभी क्या किया है, कुछ समय पहले एक रॉकेट प्रपल्शन बनाया था जिसको लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली थी। इसीलिए वासुद जो था वो इसरो की नजर में था, और अभी वासुद के साथ इसरो इन्हीं सॉलिड प्रपल्शन रिसर्च लैब पर काम करना चाहता है, कोलैबोरेट करना चाहता है टू डेवलप द हाई एंड सिमुलेशन टूल्स, मिनिएचर टेस्ट फैसिलिटीज, इनको इसरो डेवलप करना चाहता है वासुद के साथ मिलकर। और इसीलिए इसरो ने वासुद के साथ मिलकर यह सेंटर बनाने का प्लान किया है, जिसको हमने नाम दिया है वासिक।
वासिक भी सिंपल है, वी फॉर वीर, एस फॉर सुरेंद्र, एस फॉर साई, एस फॉर स्पेस, आई फॉर इनोवेशन एंड सी फॉर सेंटर। यानी वीर सुरेंद्र साई स्पेस इनोवेशन सेंटर, ये है वासिक की फुल फॉर्म, ये इसने सेंटर बनाया है, ठीक है ना। वासुद क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है, अभी न्यूज में रहा था, इसीलिए वहां से हमको ये उम्मीद है कि अच्छे रिजल्ट्स वहां से देखने को मिल सकते हैं। अगर हम देखें इस समझौते के जो फीचर्स हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, तो पहली बात यह कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इस रिसर्च के लिए हमें चाहिए, उसके लिए इसरो 50 लाख रुपए की एक फाइनेंशियल असिस्टेंट देने वाला है वासुद को। दूसरा, जो इसरो के सेंटर्स हैं, जो डिफरेंट सेंटर्स हैं, जो उसके पास फैसिलिटीज हैं, लाइक थुम्बा में उसके पास सेंटर है इसरो के पास, जो हमारा श्रीहरिकोटा है वहां पे हमारे पास एक लॉन्चिंग पैड है, जो हमारा बालासोर है वो एक बड़ी रेंज है डीआरडीओ की। तो ऐसी जो उसके स्पेशल प्लेसेस हैं, उनके लिए भी वासुद को कुछ हद तक एक्सेस देने की तैयारी कर रहा है इसरो, ताकि वासुद के जो लोग हैं, वासुद के जो साइंटिस्ट हैं, वो उन चीज़ों का यूज़ कर पाएं और अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स हमें रिसर्च में दे पाएं, ताकि इंडिया के लिए भी एक अच्छा फ्यूचर हम लोग क्रिएट कर पाएं। चाहे वो स्पेस टेक हो, चाहे वो रॉकेट थ्योरी हो, चाहे वो प्रोपल्शन रिसर्च हो, उसमें हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म लेकर आ पाएं, उसके लिए इसरो ये काम कर रहा है। डेफिनेटली इसरो और वासुद का नाम आया है तो हम कुछ स्टैटिक जीके जरूर देखेंगे। इसरो के हेडक्वार्टर हमें पता है बैंगलोर में है। इसरो के जो फाउंडर थे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, विक्रम साराभाई उनका नाम था, रिनोन साइंटिस्ट थे इंडिया। फॉर्मेशन की बात करें तो 15 अगस्त 1969 यानी 1969 को ये इसरो बना था। और अभी अगर रिसेंटली बात करें तो इसके जो इस समय के डायरेक्टर हैं उनका पूरा नाम है कैलाश वादिवु सिवन, या शॉर्ट फॉर्म इनकी के-सिवन भी है, इनको बोलते हैं हम लोग, ये आपको याद करना है। वासुद के बारे में बात करें तो वासुद के जो इस समय कुलपति हैं वो हैं अटल चौधरी, और जो उसका हेडक्वार्टर है वो है संबलपुर उड़ीसा में। देखिए 3 नाम याद रखने हैं, इसरो, वासुद और वासिक, है ना। इसरो इसरो है, वासुद वो यूनिवर्सिटी है जिसके साथ मिलकर इसरो बना रहा है क्या, वासिक, ठीक है ना। ये आपको याद रखने हैं 3 पॉइंट। नेक्स्ट न्यूज की ओर बढ़ते हैं, जीआईएस इनेबल्ड लैंड बैंक सिस्टम। देखिए हमारे देश में एक मिनिस्ट्री है, उसका नाम है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। जो उसके यूनियन मिनिस्टर हैं इस समय वो हैं पीयूष गोयल, ठीक है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अभी एक नेशनल जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च किया है। क्या करेगा ये सिस्टम क्या करेगा, इसको डेवलप करने वाले जो है ना वो है इंटीग्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्टेट जीआईएस सिस्टम, इनके द्वारा ये डेवलप किया गया है। क्या करेगा, लैंड बैंक सिस्टम इनेबल्ड है ये। इसका मतलब ये है, आप सामान्य भाषा में समझिए, जितने भी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने भी हमारे बिजनेसमैन हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स हमारे इंडिया में हैं या आना चाहते हैं, तो उनको सबसे जरूरी होता है लैंड। और हमारे इंडिया में इंडस्ट्री के लिए कौन कौन से लैंड अवेलेबल हैं, किस लैंड के क्या क्या फीचर्स हैं, कौन सा लैंड अवेलेबल है, कौन सा नहीं है, कौन सा एग्री लैंड है, कौन सा एग्री लैंड नहीं है। तो ऐसी सारी इंफॉर्मेशन जो है ना वो इंटीग्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी आईएएस के पास है। अब इसको पीयूष गोयल ने जो लॉन्च किया है नेशनल जीआईएस, उसको जोड़ दिया है लैंड बैंक सिस्टम से, तो ऐसा हमारे पास सिस्टम आ गया है। टोटल हमारे 6 राज्य हैं, टोटल 6 स्टेट्स हैं जहां पर ये लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट। क्या करेगा ये क्या करेगा, जो लैंड बैंक सिस्टम है क्या करेगा, ये जितने भी हमारे कंट्री वाइड जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म हैं, उसमें जितना भी डेटाबेस है इंडस्ट्रियल एरियाज का या क्लस्टर का, पूरे कंट्री में जितना भी है, उन सब का डेटाबेस प्रोवाइड कराएगा इन्वेस्टर्स को, या जो हमारे बिजनेसमैन हैं उनको, या फिर जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको प्रोवाइड कराएगा जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। इंडस्ट्रियल एरियाज के बारे में मेनली, ठीक है ना, जितनी भी वन स्टॉप सॉल्यूशन हो सकते हैं वो प्रोवाइड कराएगा ये सिस्टम, ताकि इंडस्ट्रीज को या बिजनेसमैन को थोड़ी आसानी हो जाए अपने इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए। Actually, the platform will serve as a prototype, है ना, and will be developed based on the inputs from the state to make it as a platform for effective transport mechanism of land identification and procurement, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि प्रोटोटाइप के रूप में काम करेगा, उसके बाद स्टेट्स जो हैं वो अपना इनपुट देंगे, वो अपने बातें बताएंगे कि कैसे काम करना है या क्या क्या इसके आंकड़े रहे हैं, क्या क्या फैक्ट्स रहे हैं। उसके बाद ये एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा, जो हमारा लैंड प्रोक्योरमेंट है, जो लैंड आइडेंटिफिकेशन है, उसको ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म बनाए, उसके लिए ये प्लेटफॉर्म काम करेगा, ताकि आसानी से और पारदर्शिता से वो काम सारा हो पाए। डेफिनेटली जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसको पुश करेगा, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है उसको पुश करेगा। जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए जितना भी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होगा वो उतना अट्रैक्ट होगा, यानी ये प्रोसेस इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करेगा। जो हमारे कंट्री में कभी हमारा प्लान चल रहा है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी हमने प्लान किया था कि हमारे कंट्री में हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना एक
प्रोडक्ट होगा जिसको वो लॉन्च करेगा, जहां से बिजनेस वो बढ़ाएगा, तो उस योजना को भी ये आगे बढ़ाएगा। ठीक है, हमारा जो भी आत्मनिर्भर भारत अभियान चल रहा है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो शुरू किया गया, उसको भी प्रमोट करेगा और नेशनल मूवमेंट खड़ा करने में एक सहयोग ये कर सकता है, ऐसा आपको ध्यान करना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिए, द इनिशिएटिव इज सपोर्टेड बाय सम एजेंसीज कॉल्ड इन्वेस्ट इंडिया, नेशनल सेंटर फॉर जियो इंफॉर्मेटिक्स एंड नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एब्सोल्युटली भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इंफॉर्मेटिक्स। ये कुछ एजेंसीज हैं जिन्होंने इस इनिशिएटिव को सपोर्ट किया है, जो साथ में हैं, तो इनके नाम भी आपको याद रखने हैं, जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं और जो आपको आगे नंबर दिला सकते हैं। अगर एक नाम आया इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, अगर इसकी बात करें तो देखिए मैंने पहले बताया कि ये क्या है ना, ये एक डेटाबेस है। किसका डेटाबेस है? इंडस्ट्रियल एरियाज और क्लस्टर्स का पूरा एक डेटाबेस है। इसी डेटाबेस का प्रयोग हम लोग नेशनल जीआईएस जो हमने लॉन्च किया है उसमें करेंगे और सारा इंफॉर्मेशन हम लोग वहां गैदर करेंगे। ठीक है, क्या करता है ये आईएएस? ये क्या करता है, ये सभी तरह के डेटा को अपने साथ लेके चलता है। फॉरेस्ट के बारे में, ड्रेनेज के बारे में, रॉ मटेरियल हीट मैप्स के बारे में, जितना भी जो भी मिनरल लेयर है, हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, इन सब के बारे में डेटा जो है वो आईएएस अपने पास रखता है। और जो हमारे इंफॉर्मेशन अबाउट रेल रोड एंड एयरपोर्ट कनेक्टिविटी भी इसमें है। ठीक है ना, जितनी भी कनेक्टिविटी संबंधी रिपोर्ट हैं या जो कॉमन फैसिलिटीज हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स हैं, उनकी भी सारी जो इंफॉर्मेशन है वो इस आईएएस के पास है। तो ये भी आपको एक बात ध्यान में रखनी है। यही आईएएस बाद में स्टेट लेड बैंक्स जो हैं उनको कुछ लिंक्स प्रोवाइड करेगा ताकि वो भी इस डेटा का उपयोग कर पाएं और आगे बढ़ पाएं। आगे बढ़ लेते हैं, कुछ नाम बीच में आए हैं उनके बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट हैं। अबाउट द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो दो नाम याद करने हैं आपको। जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए यूनियन मिनिस्टर हैं वो हैं हमारे रविशंकर प्रसाद इस समय, और जो उसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं वो हैं संजय धोत्रे, नाम याद कर लीजिए। जो ई गवर्नर डिवीजन का हमने नाम लिया है, इंपॉर्टेंट है बहुत, इसके जो सीईओ हैं इस समय वो हैं अभिषेक सिंह, इसको आप याद करिए। जो इसका हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है, ये हमको पता है। जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है इसके जो समय यूनियन मिनिस्टर हैं, मैंने नाम लिया पहले, श्री पीयूष गोयल जी, ये भी आपको याद रखना है। ऐसे पॉइंट भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं तो आपको ध्यान में रखने हैं। आगे बात कर लेते हैं कुछ पर्सनालिटीज की। तो ब्रायन ब्रदर्स ये इस समय इंपॉर्टेंट न्यूज में हैं, बहुत न्यूज में आ गए हैं क्योंकि इन्होंने अपना अनाउंसमेंट किया है रिटायरमेंट का। कौन है ब्रायन ब्रदर्स? याद करते हैं, माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन। ठीक है, दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल मेंस डबल पेयर इन द टेनिस हिस्ट्री। पूरे टेनिस के इतिहास में सबसे फेमस जो पेयर रहा है डबल्स का, वो यही जोड़ी रही है। अमेरिकन है दोनों, माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन। तो अभी इन्होंने क्या किया है, अपने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया है, इसीलिए ये न्यूज में आ गए थे। तो इन्होंने क्या किया था, एक ओपन एयर रिकॉर्ड भी बनाया, आपको ध्यान में करना है ना। टोटल 26 सीजन्स में, 26 सीजन्स में इन्होंने 119 ट्रॉफीज को जीतकर एक ओपन एयर रिकॉर्ड भी बनाया था। इनके नाम में ओलंपिक गोल्ड मेडल्स भी हैं। ठीक है, कुछ समय पहले 2003 की अगर बात करें तो 2003 में एटीपी की डबल रैंकिंग्स में ये नंबर 1 पोजीशन पे भी रह चुके हैं। इतनी फेमस ये जोड़ी रही थी और काफी फेमस है टेनिस की हिस्ट्री में। और अभी इन्होंने क्या किया है, रिटायरमेंट का प्लान कर दिया है। तो आपको ध्यान रखने हैं 3 नाम, ब्रायन ब्रदर्स का मतलब माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन। किस कंट्री के हैं? अमेरिका के हैं। और किस खेल से हैं? तो टेनिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नाम जो हमें ध्यान में करना है वो है गिल शेका। अमेरिकन ऑथर हैं, जर्नलिस्ट हैं, लेक्चरर हैं। अभी इनकी डेथ हुई है इसीलिए ये न्यूज में थोड़ी सी आ गई हैं। इनके लिए 2 क्वेश्चन आपको बहुत याद करने हैं। एक तो इनकी बेस्ट सेलिंग बुक जो रही थी 1976 में ये रही थी, जिसका नाम था पैसेज प्रिडिक्टेबल क्राइसिस ऑफ एडल्ट लाइफ। तो सीधे आपसे बुक का नाम पूछ सकता है, पैसेज का नाम पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि किसने इसको लिखा है। दूसरा, अगर अभी की बात करें, अभी रिसेंटली बात करें, तो अभी हाल में सबसे जो नई इनकी बुक है वो है डेयरिंग माई पैसेज। ठीक है, तो ये भी आपको एक बात याद करनी है, डेयरिंग माई पैसेज इनकी बुक है। दोनों ही बुक के राइटर आपसे पूछ सकता है, राइटर दोनों के गिल शी हैं जो अभी डेथ हो चुकी है, जिनकी जो मर चुके हैं अभी। इनको सम्मान भी मिला है, पहले नेशनल मैगजीन अवार्ड मिल चुका है इनको, एनिसफील्ड वुल्फ बुक अवार्ड मिल चुका है इनको। तो काफ़ी फेमस रही हैं अपने ज़माने में, अपने समय में काफ़ी रिनोन ऑथर रही हैं, रिनोन जर्नलिस्ट रही हैं। तो इनका नाम आपको याद करना है। 2 बुक के नाम आपको इंपॉर्टेंट हैं जो याद करने हैं आपको आगे। अगर आगे बात करें तो आगे एक न्यूज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड। इन्होंने क्या किया है, अभी एक सिस्टम लॉन्च किया है, एक टेक्नोलॉजी लॉन्च की है, इसका नाम रखा है स्मार्ट असिस्ट।
ठीक है। देखिए बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस है, तो लाइफ इंश्योरेंस के लिए इनके पास बहुत सारे डेवलपमेंट ऑफिसर्स होते हैं, कुछ एजेंट्स होते हैं जिनको रेगुलर बेसिस पे कस्टमर से फिजिकल इंटरेक्शन करना पड़ता है। अपने प्रोडक्ट के क्वालिटीज को, फीचर्स को समझाने के लिए इनको मिलना होता है। बट अभी क्या है, अभी कोरोना पीरियड चल रहा है, कोविड पीरियड चल रहा है, तो वो सारी मीटिंग्स जो है वो बंद हो चुकी हैं और इसीलिए जो क्लाइंट्स हैं वो भी परेशान हैं और जो कंपनी है वो भी परेशान है। तो इसी परेशानी को, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है इन्होंने अपना जो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी सर्विस है स्मार्ट असिस्ट, उसके थ्रू। क्या करेंगे इसमें, ये सर्विस जो है इनेबल करेगी बायर्स को अपने कंपनी से कनेक्ट करने के लिए, है ना। द सर्विस विल इनेबल बायर्स टू कनेक्ट द कंपनी थ्रू अ सिक्योर स्क्रीन शेयरिंग, ठीक है। ये सर्विस क्या करेगी, इसके थ्रू हम लोग अपनी जो स्क्रीन है वो कंपनी के साथ शेयर कर सकते हैं। जो रियल टाइम असिस्टेंट है वो हम लोग ले सकते हैं थ्रू आउट द बाय जर्नी, यानी जब तक हम लोग कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं पूरी जर्नी में हम लोग ये इसका यूज कर सकते हैं और स्क्रीन शेयरिंग से हम लोग बिल्कुल जुड़ सकते हैं ताकि हमें ज्यादा अच्छे से हमारे पास प्रोडक्ट की डिटेल पहुंच जाए और हम ज्यादा अच्छे से जो असिस्टेंट है वो हमको मिल पाए, ठीक है ना। तो ऐसा इन्होंने लॉन्च किया, आपको नाम याद रखना है, बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस। तो बजाज लाइफ इंश्योरेंस जो है ये पहले से भी अपने आप को डिजिटाइज करने के लिए काम कर रहा है और पहले भी इन्होंने कई सारी सर्विसेज शुरू की हैं जो इनको डिजिटल बनाती हैं, वो भी हम लोग अभी पढ़ेंगे। देखिए अभी क्या है कि स्मार्ट असिस्ट जो है ना, ये को ब्राउजिंग सर्विस है, इनेबल्स पर्सनलाइज्ड एंगेजमेंट विद कस्टमर्स इन द 100% सिक्योर एनवायरनमेंट, यानी सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखा है। ऐसा ना हो कि अगर स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तो वहां से डेटा कुछ लीक हो जाए, जो कि अभी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, पूरे वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम चल रही है कि डेटा बहुत जगहों से लीक हो रहा है, तो उसका भी इन लोगों ने पूरा ध्यान रखा है। बजाज आलियांज का नाम आया है तो डेफिनेटली हम लोग इसके दो बातें याद करेंगे। जो इस समय इसके एमडी और सीईओ हैं उनका नाम तरुण चुग है। ये तरुण चुग कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 1-2 साल पहले भी एग्जाम पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है तरुण चुग का नाम। हेडक्वार्टर पूछेंगे तो पुणे महाराष्ट्र इसका हेडक्वार्टर है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए ये अभी मैंने आपसे बोला कि बजाज आलियांज ने पहले भी कुछ सर्विसेज दी हैं जो डिजिटलाइज हैं, तो उसी में से कुछ सर्विस के नाम है। मे बी आपके एग्जाम में स्मार्ट असिस्ट के बारे में ना पूछे बट इनके बारे में भी पूछ सकता है, तो याद कर लीजिए। व्हाट्सएप सर्विस के थ्रू ये करीब 20 टाइप्स की सर्विस प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को। इसके अलावा इन्होंने एक ई सर्व नाम की आई सर्व नाम से इन्होंने एक शुरू किया था प्रोग्राम, जिसमें ये वीडियो कॉलिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे सभी जो कस्टमर्स हैं उनके लिए। इसके अलावा स्मार्ट असिस्ट की तरह ही लाइफ असिस्ट एक इन्होंने वन स्टॉप कस्टमर पोर्टल शुरू किया था। इस पर भी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो यहां पर इन्होंने दी थी, बट यहां पे स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन नहीं था, स्क्रीन शेयरिंग यहां पे नहीं हो पाई थी, तो उसी को हमने उसमें ऐड किया है स्मार्ट असिस्ट में। एक बोइंग नाम का इन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड चैटबॉट बनाया है, ठीक है। ये क्या करता है, ये जितने भी कस्टमर क्वेरीज हैं उनकी रियल टाइम आंसरिंग करता है ना, रियल टाइम उसको आंसर देता है। तो एआई इनेबल्ड है, यानी अपना जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोट के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि वहां से आंसर दिए जाते हैं, जितने भी कस्टमर की क्वेरी होती है उन सबको रियल टाइम में आंसर दिए जाते हैं। तो ऐसी कुछ सर्विसेज ये बजाज आलियांज ने पहले भी शुरू कर रखी हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है ताकि एग्जाम में अगर यहां से भी क्वेश्चन आए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट बुक, नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, याद करना है आपको। ये क्या है ना, ये नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस जो बुक है यंग स्कॉलर्स, ये हमारे जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके स्टूडेंट्स ने लिखी है, ठीक है ना। जितने भी हमारी यूनिवर्सिटीज हैं उनके स्टूडेंट्स ने ये बुक लिखी है और इसको लॉन्च जो किया है वो हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, उन्होंने इसको लॉन्च किया है, तो इसीलिए ये बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है। दिस बुक कंटेन्स वेरियस थीम्स पर्टेनिंग टू द नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक नाम आपको याद होगा, फील्ड मार्शल मानेक शाह का, तो मानेक शाह को रियल ट्रिब्यूट इस बुक में दिया गया है। मानेक शाह के बारे में पूरी बात बताई गई है, किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ को कंट्री के लिए और अपनी आर्मी के लिए दिया, किस तरीके से उनके योगदान रहे, वो सारी बातें इसमें हैं। फील्ड मार्शल मानेकशॉ 1971 में जो बांग्लादेश बना था, तो बांग्लादेश को फ्री कराने में जो इंडिया का मूवमेंट था उसको लीड करने वाले फील्ड मार्शल मानेकशॉ थे, उन्हीं के बारे में बुक है। 3 नाम इंपॉर्टेंट है, नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस किसने लॉन्च किया, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, और किसके बारे में है तो फील्ड मार्शल मानेकशॉ के बारे में है। अगर इसको पब्लिश किसने किया ये देखें तो सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज, ये आर्मी का थिंक टैंक है, तो इसी ने इस बुक को लॉन्च किया है, इस बुक को पब्लिश किया है, सॉरी, ये आपको याद रखना है। लॉन्च करने वाले जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, पब्लिश करने वाले सेंटर फॉर लैंड वेयरफेयर स्टडीज, और जो उसके बारे में है वो क्या है, फील्ड मार्शल मानेकशॉ के बारे में ये बुक है।
आगे बढ़ लेते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, ये जो बुक है ना, इसकी एक-एक कॉपी हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो सेंट्रल हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो डीम्ड हो, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सही सभी जगह पर एक-एक कॉपी इसकी जाने वाली है। इसके अलावा हमारे जो आईआईटीज़ हैं, जो हमारे आईआईएम हैं, जो हमारे लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो बिज़नेस स्कूल हैं, वहाँ पर भी इसकी कॉपी जाने वाली है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, ये हमारे फील्ड मार्शल मानेकशॉ, इनके बारे में 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने हैं। अगर नरवणे जी के बारे में पूछे तो ये 20th नंबर के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, और अगर यूनिट पूछेगा इनकी तो सिख लाइट इन्फेंट्री, 7 सिख लाइट इन्फेंट्री के ये नायक रहे थे। ऐसे जो हमारे मानेकशॉ हैं, ये 7th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और 2 यूनिट में रह के काम किया था, 12th फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट और 8th गोरखा राइफल्स, इसमें रहकर उन्होंने काम किया था। तो ये भी आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। देखिए, इसको समझते हैं पहले, इंटरनेशनल बुकर प्राइज ये क्या है और क्यों हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। देखिए, 2 प्राइज हैं। एक प्राइज है केवल मैन बुकर प्राइज, मैन बुकर प्राइज, ठीक है, और दूसरा प्राइज है ये इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज, ठीक है, जनरली बुकर प्राइज को बोल देते हैं। अब क्या डिफरेंस है? जो मैन बुकर प्राइज है, ये केवल इंग्लिश में जो बुक्स लिखी गई हैं, जो इंग्लिश में पब्लिश होती हैं, ऐसे किसी राइटर को ही दिया जाता है। बट जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, ये किसी भी ऐसी बुक को के राइटर को मिल सकता है जिसने बुक भले ही से किसी लैंग्वेज में लिखी हो, बट उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जरूर पब्लिश हुआ, ठीक है ना। ये इसमें दोनों में फर्क है। अगर बात करें तो 2005 से शुरू हुआ था, उस 2 साल बाद दिया जा रहा था, इसके बाद फिर 2016 से ये हर साल दिया जाने लगा। तो अभी 2020 में क्या है, हमारे एक राइटर हैं, डच राइटर हैं, इनका नाम है मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड। ये यंगेस्ट हैं जो इस प्राइज को पाने वाले हैं, सबसे युवा राइटर हैं, युवा ऑथर हैं जिनको ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। इनकी बुक है द डिस्कम्फर्ट ऑफ द इवनिंग, इस बुक के लिए इनको प्राइज मिला है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, इन्होंने बुक जिस भी लैंग्वेज में लिखी है उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो करने वाले हैं वो है मिचेल हचिसन, ठीक है ना। क्योंकि 2 लोग हैं, इसलिए जो बुकर प्राइज है उसकी जो पुरस्कार है, उसका रिवॉर्ड है, वो इन दोनों में ही बटेगा, दोनों में ही इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। 3 नाम इंपॉर्टेंट है। 2020 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिला? तो मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड को मिला। किस बुक के लिए मिला? तो डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग मिला। और कौन है इसके ट्रांसलेटर? तो मिचेल हचिसन। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे याद रखिए, जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिला 2020 के लिए, तो डेफिनेटली हमारा आंसर वहां पे मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड ही रहेगा। अगर ये ऑप्शन नहीं आता है तब फिर हम लोग मिचेल हचिसन को चूज करेंगे, वरना आंसर हमारा यही रहेगा, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ लेते हैं, आगे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो आपको बहुत याद रखने हैं, हमारे स्टैटिक जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला है सेकंड मंडे ऑफ द मे, इसको हम लोग मदर्स डे की तरह मनाते हैं, मदर्स डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। अवेयरनेस क्रिएट करना है, बस यही डेज सेलिब्रेट करने का एक मेन टारगेट रहता है। 7th ऑफ मे रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्मदिन हम लोग मनाते हैं 7th ऑफ मे को। 7th ऑफ मे को ही बुद्धा पूर्णिमा या बुद्धा जयंती हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। फिर उसके बाद 8 ऑफ मे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, विश्व थैलेसीमिया दिवस, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। थैलेसीमिया एक ब्लड रिलेटेड डिजीज है, ये भी आपको ध्यान करना है। इसमें जो ब्लड है उसमें रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, आरबीसी जो होती हैं, वो नहीं बनती है, उनका प्रोडक्शन रुक जाता है, ब्लड कम हो जाता है। और जनरली ऐसे लोग, अब तो खैर इसकी मेडिसिन आ गई हैं, इसका ट्रीटमेंट आ गया है, बट पहले इसके लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी और लोग इस बीमारी के से मर ही जाते थे। तो इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हमने वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाया 8 तारीख को, हर साल मनाते हैं 8 मई को, ताकि अवेयरनेस क्रिएट हो। 16th ऑफ मे इट्स इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, ये भी आपको याद रखना है। तो ये 5 दिन आपको ध्यान रखने हैं, आगे हम लोग और भी पढ़ेंगे। इस तरह के दिन हमारे एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं बार बार, तो आपको याद करने हैं। आगे बढ़ जाते हैं, कुछ हिस्ट्री पॉइंट देखते हैं। आज की हिस्ट्री के कुछ पॉइंट जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद कर लेने हैं। देखिए, आज ही के दिन 28 अगस्त को ही जो ब्रिटिश साम्राज्य है, जो ब्रिटिश एम्पायरमेंट है, उसमें जो स्लेवरी है, जो दास प्रथा है, उसको बैन कर दिया गया था। यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो पूरा ब्रिटिश एम्पायर है उसमें दास रखने पर, स्लेव रखने पर पूरा बैन कर दिया था 1833 में 28 अगस्त के दिन, ठीक है ना।
इसी प्रकार 1939 में जो जेट प्रोपेल जो हमारे एयर प्लेन होते हैं, जेट प्रोपेल एयरप्लेन का पहली बार जो प्रयोग होता है, पहली बार जो सक्सेसफुल फ्लाइट हुई थी वो 39 यानी 1939 को हुई थी। जर्मन व्हीकल था, उसका नाम था यहाँ पर देखिए हेंकल HE178, यही इसका नाम था। तो ये आपको ध्यान रखना है 1939 में। 1916 में आज ही के दिन जर्मनी के खिलाफ वॉर हुआ था। इसकी इटली ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान घोषणा कर दी थी, यानी इटली जो था वो 1969 में ही शामिल हुआ था जर्मनी के विरुद्ध वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है 2014 की गूगल की। देखिए गूगल ने 2014 में 28 अगस्त को ही अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था जो था विंग, जिसका नाम था विंग, ठीक है ना। ये विंग में क्या किया था, गूगल ने कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ड्रोन के थ्रू कुछ एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लान शुरू किया था, ठीक है ना। गूगल क्या करता था, कुछ ड्रोन्स के माध्यम से, कुछ ड्रोन्स की हेल्प से जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनको थ्रू आउट द सिटी वो डिस्ट्रीब्यूट करने का उन्होंने शुरू किया था। ये शुरू हुआ था 2014 में। सबसे इंपॉर्टेंट यही न्यूज है, प्रोजेक्ट विंग याद कर लीजिए, प्रोजेक्ट विंग नाम था उसका, 2014 में स्टार्ट हुआ था आज ही के दिन यानी 28 अगस्त को। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट साइंस फैक्ट्स हम लोग याद करते हैं, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, हीलियम हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी एलिमेंट, यानी हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। क्वथनांक का मतलब ऐसा पॉइंट, ऐसा टेम्परेचर पॉइंट जब कोई भी चीज वेपराइज हो जाता है, यानी भाप में चेंज होता है, हवा में चेंज होता है, तो वो हीलियम का सबसे कम होता है। ऑस्मियम के बारे में नेक्स्ट पॉइंट है, तो ऑस्मियम क्या है, इस समय डेंस एलिमेंट है, यानी सबसे जो घना है, सबसे जो डेंस एलिमेंट है इस दुनिया का, वो ऑस्मियम है, आपको याद कर लेना है। तीसरा पॉइंट टंगस्टन के बारे में है, टंगस्टन हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द ऑल एलिमेंट। हमको पता है हमारा जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट है उसमें हम लोग टंगस्टन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो जलते जलते बहुत गर्म हो जाता है, इसीलिए हमें कुछ ऐसा मटेरियल चाहिए जो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट का हो, यानी तेज गर्मी में भी वो पिघले ना, तो टंगस्टन उस मामले में अच्छा होता है। लगभग अगर बात करें तो 3500 डिग्री सेल्सियस तक इसका बॉइलिंग पॉइंट जाता है, तो ये आपको एक ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, सीजियम इज यूज्ड इन एटॉमिक क्लॉक्स, जो हमारी परमाणु घड़ियां होती हैं उसमें सीजियम 33 नाम का एक तत्व प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार हमने एग्जाम में इस क्वेश्चन को देखा है, पुराने जो पेपर्स में आए हुए हैं, तो ये आपको याद करना है, सीजियम 33 इज यूज्ड इन एटॉमिक क्लॉक्स। Next question, pure silicon is a semiconductor and is used in electric devices as the base for minute integrated circuit ICs। ये हमको पहले से मालूम है, ये क्वेश्चन कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि ICs में हम लोग किस एलिमेंट का यूज करते हैं या किस कंडक्टर का यूज करते हैं, तो प्योर सिलिकॉन का वहां पे यूज करते हैं, ये आप ध्यान रखिए। सेमीकंडक्टर होता है, ये भी आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मरकरी के बारे में है। मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज इन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जितनी भी मेटल, जितनी भी धातुएं हमारी पास हैं, वो सारी धातुएं ठोस यानी सॉलिड फॉर्म में होती हैं, बट मरकरी यानी पारा यानी Hg केवल ऐसी एक मेटल है, Hg हमारे पास केवल ऐसी एक मेटल है जो ठोस में नहीं होता, सॉलिड में नहीं होता, बल्कि लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछता है कि एनी ऑफ द मेटल विच इज इन लिक्विड फॉर्म, तो हमारा आंसर वहां पे क्या होगा, मरकरी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि जहरीला होता है, पॉइजनस होता है और मानसिक रूप से हमको प्रभावित करता है, ये आपको याद करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे जो 1 मीटर की डिस्टेंस होती है, 1 मीटर डिस्टेंस होती है, तो वो उसमें कितने तरंग दैर्ध्य होते हैं, कितने वेवलेंथ होते हैं, वो लिखा हुआ है। तो KR86 एक एलिमेंट है, एक तत्व है, उससे जो लाइट निकलता है, जो ऑरेंज लाइट निकलता है, उस ऑरेंज लाइट के इतने, देखो इतने वेवलेंथ जितने भी डिस्टेंस में आएंगे वो डिस्टेंस ही होती है 1 मीटर। तो कई बार आपसे ये KR के बारे में पूछ लेता है, तत्व के बारे में, कि किस एलिमेंट के थ्रू हम लोग 1 मीटर की डिस्टेंस काउंट करते हैं, तो वो KR86 है। नेक्स्ट एक नॉर्मल सा पॉइंट हमें दिया है यहाँ पे, इफ अ बॉडी इज ड्रॉप्ड वर्टिकली डाउन एंड अनदर इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली देन बोथ विल रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली बट द डिफरेंट वेलोसिटी, ठीक है। ये हमने पढ़ा होगा अपने साइंस क्लास में, फिर से हम लोग रिपीट करते हैं, कई बार एग्जाम में पूछ भी लेता है कि अगर एक पिंड को हम लोग नीचे गिराते हैं और दूसरे को उसी हाइट से हम लोग हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं, तो दोनों ही एक साथ आएंगे, ठीक है। दोनों एक साथ क्यों आएंगे, क्योंकि दोनों पर क्या होगा, ग्रेविटी सेम लग रहा है, समझ रहे हैं, ग्रेविटी दोनों
दोनों पे सेम लग रहा है इसलिए वो सेम साथ में आएंगे। हाँ, लेकिन उनका वेलोसिटी जो होगी वो अलग अलग होगी, एक की वेलोसिटी अधिक होगी, एक की कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि एक का वेट अलग है और एक का वेट कैसा है, अलग है। ठीक है, वेट की वजह से उनकी वेलोसिटी जरूर अलग होगी, बट ग्रेविटी की वजह से वो क्या होंगे, एक ही साथ नीचे जमीन पर आएंगे। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, द शेप ऑफ द रेन ड्रॉप इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। जो हमारा पृष्ठ तनाव होता है उसी के कारण जो वर्षा की बूंद होती है वो गोल होती है। ये कई बार एग्जाम में आपने देखा होगा, आपको याद करना है। नेक्स्ट पॉइंट मिल्क के बारे में, लैक्टोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइनिंग द प्योरिटी ऑफ मिल्क। लैक्टोमीटर एक टूल होता है, एक यंत्र है, डिवाइस है जो दूध की शुद्धता की जांच करती है, कितना वो प्योर है, कितना वो प्योर नहीं है। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये सारे क्वेश्चन। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं जो हमने आज पढ़ा है, वहां से कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ एनसीसी? नेशनल कैडेट कॉर्प्स के महानिदेशक कौन हैं? तो यहाँ पे 4 नाम दिए हैं, एक नाम हमको पता है, राजीव चोपड़ा लेफ्टिनेंट जनरल हैं, यही हमारे एनसीसी के महानिदेशक हैं, इनका नाम ध्यान रखना है। देखिए 2 नाम मैंने ऑप्शन में और दिए हैं, ये भी सुन लीजिए। बिपिन रावत जो हैं वो पहले हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और अब उनको सीडीएस बना दिया गया है, तो ये आपको एक बात याद रखनी है। अजीत डोभाल के बारे में पूरा कंट्री जानता है, हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, काफी न्यूज में रहते हैं, तो ये नाम को ध्यान करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच 2 ऑर्गेनाइजेशन हैव फॉर्म्ड वासिक टुगेदर? ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था, वासिक क्या था, अभी 2 लोगों ने मिलकर बनाया था, इसरो था एक और दूसरा था वासुत, है ना। ये 2 लोग मिलके बनाए थे वासिक को। क्या करना था इनको? रिसर्च करनी थी प्रपल्शन थ्योरी पर और भी चीजों पर, तो इसरो और वासुत ने मिलकर ये बनाया था। याद रखिए, इसरो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वासुत एक यूनिवर्सिटी है, और इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया है? वासिक को बनाया है। ठीक है, वासिक इज फॉर वीर सुरेंद्र साई स्पेस इनोवेशन सेंटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है वासुत के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया? ठीक है, भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल हैं, ये आपको याद रखना है। पीयूष गोयल का नाम हमने अभी पढ़ा था न्यूज में, इंपॉर्टेंट है। बाकी 3 नामों के बारे में याद कर लीजिए, राजनाथ सिंह के बारे में याद कर लीजिए, हमारे रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने ही अभी वो एप्लीकेशन लॉन्च की थी एनसीसी के लिए, जिसका नाम था DGNCC, ये नाम था, इन्होंने लॉन्च किया था अभी। जो एस जयशंकर हैं ये भी काफी न्यूज में रहते हैं, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, पहले हमारे विदेश सचिव हुआ करते थे, फिर अभी 2019 में जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने इनको अपना एक्सटर्नल मिनिस्टर बनाया है। अमित शाह जी बहुत इंपॉर्टेंट नाम और बहुत कॉमन नाम जो न्यूज में दिखते रहते हैं, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे नाम एग्जाम में बनते रहते हैं, तो आपको ये नाम ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ब्रांड ब्रदर्स? ये अभी हमने पढ़ा था, ब्रांड ब्रदर्स ने अभी रिटायरमेंट लिया है, अमेरिकन प्लेयर हैं, टेनिस के प्लेयर हैं, नाम है इनका माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन। 3 नाम, माइक ब्रायन, बॉब ब्रायन, ब्रांड ब्रदर्स। किस देश के हैं? अमेरिका। और किस खेल से संबंधित हैं? तो वो टेनिस, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डेयरिंग माई पैसेज इज रिटन बाय विच राइटर? ये अभी हमने पढ़ा था, एक अमेरिकन राइटर थी जिनकी अभी मृत्यु हुई है, जिनकी भी डेथ हुई है, गेली शेह, इनका नाम हमने देखा था, तो ये आपको याद रखना है इस बुक के बारे में। गेली शाह डेयरिंग माई पैसेज की लेखक हैं, जिनकी अभी डेथ हुई है। अगला क्वेश्चन, हु गॉट द इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर 2020? किसको मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 के लिए? तो नाम हमने पढ़ा था, अमेरिकी लुकास रिजनेवेल्ड, इनको ही मिला है, यंगेस्ट हैं जो ये पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। हमने पढ़ा था 2 तरह के प्राइज होते हैं, मैन बुकर प्राइज और इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज। मैन बुकर प्राइज इज ओनली फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज बुक and international booker prize is for any of the book written in any language but published in also English। ठीक है, इंग्लिश में जरूर पब्लिश हुई हो ऐसी बुक को हम लोग इंटरनेशनल बुकर प्राइज से अवार्ड देते हैं, और दूसरा प्राइज था वो केवल इंग्लिश की बुक के लिए था, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बुक वॉज जस्ट रिलीज बाय जनरल मनोज मुकुंद नरवरे? हमने पढ़ा अभी कि नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस ये बुक थी जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने लिखी थी, इसी को अभी पब्लिश किया है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी ने। तो ये आपको याद रखना है, किसके बारे में थी? ध्यान रखिए, अपने जो श्याम मानेकशॉ थे इनके बारे में ये बुक थी, उनको एक ट्रिब्यूट हमने दिया था, उनके सारी चीजें हमने इस बुक में बताई गई हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे आज के जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे कुछ नए पॉइंट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।